खंड का अंतिम कविता ज्ञानेंद्रपति जी जिसके कवि हैं और इस कविता का शीर्षक होगा गांव का घर। ये जो कविता है इस बात पर आधारित है कि धीरे धीरे किस तरह से आधुनिकता के दौर में हमारा जो ग्रामीण परिवेश है वो बदलता चला जा रहा है। ग्रामीण परिस्थितियां जो हैं वो बदलती चली जा रही हैं, लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है। गांव का पूरा स्वरूप जो है पुराने की तुलना में आज बदलता चला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कविता के माध्यम से। और इस बात के लिए थोड़ा दुखी हैं कवि ज्ञानेंद्रपति, जो चीज़ें ग्रामीण परिवेश में हुआ करती थी अब वो देखने को नहीं मिल रही हैं। कल से हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे। कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म 1 जनवरी सन 1950 ईस्वी ग्राम पथरगामा, जिला गोड्डा, झारखंड में हुआ। माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई वो गांव के स्कूल से हुई। बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से, फिर इन्होंने हिंदी में भी एमए किया बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए इन्होंने। अनंतर नौकरी छोड़कर फ़कत कविता लेखन इन्होंने शुरू किया। वर्तमान समय में वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं ये। पहल सम्मान 2006 इन्हें मिल चुका है। संस्यात्मा जो इनकी रचना है जिसके लिए साहित्य अकादमी 2006 में मिला है। रचनाओं की बात करें तो आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए यह कागज़ बना है। गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, ये इनके कविता संग्रह हैं। और हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ये कविता इनके कविता संग्रह संस्यात्मा से लिया गया है, जिसमें बदलते हुए गांव का स्वरूप दिखाया गया है और साथ ही साथ जो बदलाव आ रहा है इसको लेकर कवि बहुत दुखी हैं कि हमारे गांव का जो पहचान है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट। अंतःपुर यानी आंगन के बाद का जो अंदर जाने वाला कमरा है, यानी अंदर जहां महिलाएं रहती हैं उसके चौखट की बात की जा रही है। अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह। जहाँ पर चौखट पर जो है टिकुली साटने के लिए सहजन यानी मुनगा भी जिसको कहते हैं उसके पेड़ से गोंद निकालकर वहाँ लगाया गया है। वह सीमा, कवि कहते हैं कि वह जो चौखट है वो असल में घर के लोगों के लिए क्या था, सीमा की तरह था। कैसे? जिसके भीतर आने से खड़े हाँस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। उस चौखट के उस पार होने से पहले बुजुर्गों को क्या करना पड़ता था, खांसना पड़ता था। खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की। ठीक है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे, खड़ाऊं खटकाते थे ताकि घर के लोग क्या हो जाएं, सतर्क हो जाएं, जो महिलाएं हैं सतर्क हो जाएं। अगर किसी के आंचल का पल्लू जो है सरका हुआ है तो अपना पल्लू रख लें। और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। और आमतौर पर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उस पार ही रुक जाते थे अगर कोई बहू बेटी नहा रही है या कुछ कर रही है तो। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। दोनों के बीच जो है एक अदृश्य पर्दा था जो दिखाई नहीं देता था। लाज का पर्दा, शर्म का पर्दा, इज्जत और प्रतिष्ठा का जो पर्दा है एक बड़े बुजुर्गों के प्रति जो महिलाएं रखती हैं उस पर्दे की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कवि कहते हैं कि उस अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। घर के बूढ़े बुजुर्ग या पुरुष जो होते थे किसी स्त्री का नाम नहीं लेते थे बल्कि बच्चों का नाम लेकर उन स्त्रियों को पुकारते थे। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी घर के सारे काम सहज। घर के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्हीं की उंगली के इशारे पर पूरा घर चलता था, जो वो कहते थे वही घर में होता था। शंख के चिन्ह की तरह उनके उनके कही गई बात को जो है शंख के चिन्ह की तरह माना जाता था। उनकी कही गई बात को कोई टालता नहीं था। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, गांव के घर का चौखट के बगल में जो है गेरू से लिपा हुआ भीत अर्थात दीवार पर दूध डूबे अंगूठे के छापे
उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के। बूढ़े ग्वाल दादा जो दूध देने आते थे, वे क्या करते थे, प्रतिदिन जितना दूध लाते थे उतने निशान लगा देते थे। हिसाब किताब उसी से होता था, डायरी मेंटेनेंस। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, और गेरू जब दूध से अंगूठा से जब किया जाता था, लकीर खींचा जाता था, तो लकीर खींचने के दौरान अंगूठे में जो है गेरुआ लग जाता था और दूध लग जाता था, तो दोनों मिक्स होकर एक रंग हो जाता था, और उसी को टीका के रूप में बूढ़े ग्वाल दादा क्या करते थे, लगा देते थे बच्चों को। दूध का तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर, और महीने के अंत में जो है वो लकीरें गिनी जाती थी और उसी के हिसाब से उसका पैसा चुकाया जाता था, हिसाब किताब होता था। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। गांव में अब ऐसे घर देखने को नहीं मिलते, अब ऐसे घर हमारे गांव में खत्म हो चुके हैं। पंचायती राज में खो गए जैसे पंच परमेश्वर। जब से पंचायती राज व्यवस्था आई तब से पंच परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, समझिए एकदम से खत्म हो गया। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। कभी कहते हैं कि बिजली बत्ती तो आ गई गांव में, कब की आ गई, लेकिन बिजली बत्ती के आने के बावजूद जो है गांव में रहने वालों से अधिक संख्या हो गई किसकी, गांव छोड़कर जाने वालों की। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, इस बार जब बेटे का विवाह हुआ है तो उसमें टीवी भी मिला है। लालटेनें हैं अब भी दिन भर आलों में कैंडलों से ढकी हुई, यानी लालटेनें हैं ज़रूर, लेकिन वो केवल शोपीस पड़ी हुई हैं कहीं किसी कबाड़ खाने में, घर के किसी बेकार जगह पर। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। रात में अब रोशनी तो होती है लेकिन फिर भी रातें अंधेरे उगल रही हैं। क्यों अंधेरा उगल रही हैं? क्योंकि पहले रात में अंधेरा होता था फिर भी लोग चौपाल लगाते थे, लोग बोलते थे, बैठते थे, बतियाते थे। लेकिन अब अंधेरा होते ही सब अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। कोई टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल, हर कोई कहीं ना कहीं व्यस्त है, किसी के साथ उठने बैठने की फुर्सत किसी को नहीं है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त आर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं दूर पट भिड़काए। कभी कहते हैं कि पहले जो है नाच तमाशे हुआ करते थे बाहर, लेकिन अब जो है सारे नाच तमाशे पट भिड़काए अर्थात घर की चार दीवारी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध है आपके घर के अंदर। आगे कभी कहते हैं कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। कभी कहते हैं कि ये जो नाच तमाशे हो रहे हैं इसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती, ना आवाज़ आती है न रोशनी आती है। पहले जब बड़े बड़े शहरों में कुछ भी फंक्शन होता था तो गांव के लोग लाइट से या आवाज़ से जान जाते थे कि यहाँ कुछ नाच तमाशा होने वाला है या सर्कस लगने वाला है। होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे। होरी चैती बिरहा जो पहले गाए जाते थे अब वे गूंगे हो चुके हैं, अब उनको कोई न सुनता है न कोई गाता है। लोक गीतों की भूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना। लोक गीतों की भूमि हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ अब शोक गीत गाया जा रहा है। शोक गीत यहाँ कहा गया है किसको? जो फिल्मी गीत है, बिना सिर पैर के बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे वर्तमान समय में, उन गीतों को कहा गया है शोक गीत, जो हृदय की वाणी न होकर केवल मस्तिष्क की उपज है। आकाश और अंधेरों को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। सर्कस का जो प्रकाश बुलौआ है कब का क्या हो चुका है, मर चुका है। कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी। जिस तरह हाथी के अगर दांत खत्म हो जाएं तो हाथी का कोई वैल्यू नहीं होता, उसी प्रकार लोकगीतों के खत्म होने से हमारे भारत की जो पहचान है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, वो खत्म होती जा रही है। आगे कभी क्या कहते हैं, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। कभी कहते हैं कि अब जंगल के नाम पर, पुरानी सभ्यता संस्कृति के नाम पर थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं,
वही हैं और कुछ शेष बचा। लेकिन इनको भी खत्म करने के लिए, इनको भी निगलने के लिए शहर क्या कर रहा है, बुला रहा है, आवाज दे रहा है। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते रूंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। कवि कहते हैं कि इस अदालतों और अस्पतालों का चक्कर काटने में गांव के लोग अब बर्बाद हो रहे हैं। पहले गांव में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोगों का जीवन जो है बहुत संयत था, इसलिए लोग उतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, तो अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। ऐसे भी आपने कई बार सुना होगा कि शहर का दवा और गांव का हवा बराबर फ़ायदा करता है। लेकिन अब गांव में भी लोगों को बीमारियां होने लगी हैं, क्योंकि उनका रहन सहन और जीवन जीने का जो सलीका है वो बदल चुका है, शहरी हो गया है। कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, इन बुलौओं से अब गांव के घर की रीढ़ क्या हो रही है, झुरझुरा रही है। अब गांव के लोग भी जो है परेशान हैं अस्पतालों अदालतों का चक्कर काटने में। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। वहाँ आज आपको आज तक हमने जो पढ़ाया है पूरा काव्यखंड आपको वहाँ पर हम PDF दे चुके हैं। और कल से जो है हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण का सेक्शन, और मिलेंगे तब फिर कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।